तो इस बंदे की फैमिली का काम था डीमंस को मारना, लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये खुद ही डीमन है और इसके असली डैड और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन किंग है। लेकिन फिर ये डिसाइड करता है कि भले ही डीमन किंग इसके असली पिता है, लेकिन फिर भी ये डीमन किंग के खिलाफ लड़ेगा और ह्यूमंस को बचाएगा। और यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर एक तरफ डीमन किंग है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर जिसे अभी अभी पता चला है कि वो डीमन है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो आगे इसकी जर्नी में क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें इस एनीमे को पूरा देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च को देखते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर रहे थे, और वो स्पेल का यूज इसलिए कर रहे थे ताकि डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट ना हो पाए। लेकिन उनका स्पेल फेल हो जाता है और डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट हो जाता है, और जैसे ही वो धरती पर कदम रखता है तो एक एक करके सारे प्रीस्ट मरने लगते हैं। ये देखकर फादर कहता है तो ये है पावर एक डीमन किंग के बेटे की। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कुछ लोगों को मार रहा था, और यही हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम रिन है, और रिन ने अकेले ही इन लोगों को पेल दिया था, इसलिए वो लोग उसे डीमन बुलाते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। अभी रिन को अपने हाथों पर खून दिखता है, और ये देखकर वो कहता है कि आज तो फादर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर उसे इधर इधर ढूंढ रहे थे। अभी मैंने तुझे बोला था कि बाहर जाकर लड़ाई मत करना, इतना बोलकर वो उसे खून मारते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें 10 से भी ज्यादा जॉब से निकाल दिया है, और पिछली बार तुम्हें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी, लेकिन लड़ाई के चक्कर में तुमने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देख ली है, इसलिए तुम्हें कल ही इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अरे इसका कोई फायदा नहीं, भला नौकरी करके क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी मुझे बैठे बैठे खाना तो मिल ही रहा है ना। कहीं वहाँ पर रिन का छोटा भाई आता है जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट था, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, और जहाँ पर रिन निठल्ला बैठा है वहीं पर उसका भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। और ये सुनकर रिन गुस्सा होता है, काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से हीटर में बिल्कुल आग निकलती है। फादर एक बंदे से कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी पट्टी करो। वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसका मलहम लगाता है और पूछता है कि तुम हमेशा लड़ाई क्यों करते हो। रिन कहता है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग बर्ड्स को मार रहे थे जो देखकर मैंने उनसे लड़ाई की। और ये सुनकर वो बोलता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा हो रही है। अबे अब तो भी उस बुढ़े की तरह बात कर रहा है। कहीं वहाँ पर चर्च से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एक शॉप में पार्ट टाइमर की जरूरत है, हमने उन्हें कॉल करके कहा कि अभी इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। रिन कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें कॉल क्यों किया। एक बंदा बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये लो मेरे कपड़े। रिन कहता है कि अरे लगता है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे कैसे पहनूं, ये क्या बवाल है। अब वो बिना तैयार हुए ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये चीज फादर देख लेते हैं और कहते हैं अरे तुम्हें अभी भी टाई बांधना नहीं आता, चलो मैं इसे सिखा देता हूँ। बोलकर वो उसे टाई पहनाने लगते हैं, लेकिन रिन कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये सुनकर फादर कहते हैं क्या कौन बड़ा हो गया, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। अब अगले सीन में हम एक आंटी को देखते हैं जो कि रिन का इंटरव्यू लेती है और उसे एक काम बताती है। रिन को ये सारे बॉक्सेस बाहर एक लाइन में खड़े करने हैं। वो उन्हें काफी आसानी से बाहर रख देता है, जो देखकर बॉस काफी शौक होती है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ सेकंड में ही उन्हें बाहर रख दिया था। लेकिन लास्ट वाला बॉक्स वो उसके ऊपर गिरा देता है। वो टंकी चलाता है, लेकिन टंकी ही टूट जाती है, और वो जो भी काम कर रहा था वो उसे बिगाड़ ही रहा था। अब मुझे पता चला कि इसे कोई काम क्यों नहीं मिल रहा। उसकी बॉस बहुत गुस्सा होती है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उसकी डांट सुनकर रिन काफी उदास होता है। तभी एक लेडी कहती है कि उदास मत हो, ये लो इसे खाओ। अब जैसे ही वो ये चीज खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही बेकार लगता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तभी रिन कहता है क्या मैं कुकिंग कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था, और उसकी खुशबू से वहाँ काफी भीड़ लग जाती है और उनका सामान भी बेचने लगता है। और ये देखकर वहाँ रिन की बॉस आती है और खाने को टेस्ट करती है, और जैसे ही वो उसे खाती है तो उसे वो काफी पसंद आता है। वो कहती है कि हर सुबह 8 बजे स्टाफ की मीटिंग होती है, इसलिए लेट मत होना। अब रिन की नौकरी यहाँ कंफर्म हो जाती है। तो सुनकर वो काफी खुश होता है। रिन कॉल करके सबको बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब रिन फोन बूथ से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की मफलर के पीछे भाग रही है, जो देखकर वो मफलर को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक डीमन होता है जो कि मफलर को लेकर वहां से भाग जाता है, और ये देखकर रिन उसका पीछा करता है। भागते हुए एक शॉप में चले जाते हैं, और ये वही शॉप है जहाँ पर रिन काम करता है। वो डीमन सभी सामान को गिराने लगता है, और वो सामान एक बच्चे के ऊपर गिर जाता है। रिन उसे बचाता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चोट लग जाती है, और क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं था इसलिए उसका इल्जाम रिन के ऊपर लग जाता है। वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं। वो कहते हैं कि इतनी देर हो गई, लेकिन आखिर रिन अभी तक आया क्यों नहीं। अब रिन का छोटा भाई कहता है कि मैं उसे देख कर आता हूँ। अब कुछ देर में वो उसे ढूंढ लेता है। वो गार्डन में बैठा हुआ था। योइकी कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन रिन कहता है कि भले मैं घर जाकर सभी को क्या कहूंगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन योइकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट किया, चलो अब हम घर चलते हैं। अब उससे कहने पर रिन घर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उस लड़की के पिता है। वो बताते हैं कि ये काफी लापरवाह है, इसके साथ हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे सीढ़ियों से गिरना और भी बहुत कुछ। और उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूई और रिन दोनों ही डीमन को देख सकते हैं। रिन कहता है कि ये इसकी गलती नहीं है, उसे परेशान किया जा रहा था, उसके बाल खींचे, उसकी चीजें छीनी। अब उसके डैड बोलते हैं कि वो कौन था जो यूई को परेशान कर रहा था। रिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, वो बहुत अजीब था। अब ये सुनकर उसके डैड काफी शौक होते हैं और कहते हैं तुम भी कहानियां बना रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रिन के फादर काफी गुस्सा होते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, उस शॉप की ओनर ने चीजों की डिमांड की है जो कि तुमने बर्बाद की थी। अब अगले सीन में हम रिन के
फादर को देखते हैं जो कि आधी रात में छुपे हुए तहखाने में जा रहे थे। वो एक तलवार को देखकर कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, वो इसे ढूंढ ही लेंगे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रिन सोकर उठता है तो उसे वहाँ यूकियो की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अपना और डैड का ख्याल रखना। और ये पढ़ने के बाद रिन खिड़की खोलता है, वो देखता है कि आसमान में तो बहुत सारे डीमंस हैं और ये देखकर रिन बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अलावा ये किसी और को नहीं दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिनकी उस दिन रिन ने पिटाई की थी। उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे भाई ने मेरे डैड के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, तुम उसकी फीस भी नहीं दे पाओगे, इसलिए ये लो, मैं भिखारी समझकर तुम्हें ये दे देता हूँ। अब ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और दोबारा उसे एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि वो एक डीमन में बदल जाता है और उसके साथ ही उसे पकड़ लेते हैं। जलती हुई एक रोड उठाता है, वो रिन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिन जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से ब्लू आग निकलती है जो उसे कवर करती है। और ये देखकर उसका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। रिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये ब्लू आग क्या है। और डीमन कहता है कि जैसा मुझे लगा था, आप डीमन किंग के बेटे यानी कि हमारे प्रिंस। तभी वहाँ पर फादर आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सोचा ही था एक न एक दिन तुम रिन को ढूंढ ही लोगे। वो डीमन फादर पर अटैक करता है लेकिन वो उसे काफी इजीली हरा देते हैं। ये देखने के बाद रिन बोलता है कि आखिर मैं हूँ कौन। फादर कहते हैं कि सभी डीमंस मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो बल्कि तुम डीमन किंग शैतान के बेटे हो। फादर कहते हैं इस दुनिया में दो डायमेंशन है जो बिल्कुल दो आईनों की तरह है, एक है इंसानों की दुनिया और एक है डीमंस की। ये दोनों दुनिया अलग है और इन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ डीमंस है जो इंसानों पर हावी होकर इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं और अब उन्हें सच पता चल गया है तो वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए तुम्हें छुपना होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस आने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर और वो चर्च की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ते में काफी सारे डीमंस होते हैं। फादर उनकी तरफ होली वाटर फेंकते हैं जिसकी वजह से उन्हें भागने का समय मिल जाता है और वो एक घर में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। रिन कहता है मैं समझा नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ। फादर बोलते हैं अभी मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, रात होने वाली है, अब समय है डीमंस के जागने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बंदे के दोस्त उससे मिलने आते हैं और उनका सोर्स उनका वो डीमन उड़ जाता है, मैं आ रहा हूँ रिन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन और उसके फादर चर्च पहुंच जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि जितने भी बैरियर्स हैं उन्हें 3 गुना कर दो जल्द से जल्द, और ये सुनकर सभी काम पर लग जाते हैं और वो बैरियर को 3 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से चर्च पर एक स्पिरिट सील आ जाती है। और यहाँ पर हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि उसे छुपे हुए तहखाने में लेकर जाते हैं और उसे वही सोर्ड दिखाते हैं। ये तलवार डीमंस को खत्म करती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पावर इसके अंदर कैद कर दी थी और जैसे ही वो उसे खोलेगा तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन फिर वो कभी वापस से इंसान नहीं बन पाएगा। तब रिन कहता है तो क्या यूकियो भी डीमन है, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा भाई हो इसलिए वो भी डीमन है, लेकिन उसके मुकाबले रिन की पावर काफी ज्यादा थी इसलिए उन्हें सील करना पड़ा। और ये सब सुनकर रिन काफी शौक होता है। अब दूसरी तरफ हम उसी डीमन बॉय को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और जब ट्रक ड्राइवर उसे देखने के लिए जाता है तो वो उसे भरा हुआ पंच मारता है, जिसके बाद वो ट्रक लेकर ही चर्च के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से सभी डीमंस बैरियर टूट जाते हैं और सारे डीमंस चर्च के अंदर आने लगते हैं। और ये देखकर रिन और उसके फादर वहां आते हैं। अब सही प्रीस्ट होली वाटर का यूज करते हैं और उन डीमन को रोकने लगते हैं। और यहाँ रिन के फादर कहते हैं कि इसके अंदर मेरे दोस्त का फोन नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना बोलकर वो उसे तहखाने में फेंक देते हैं, जिसके बाद डीमन और प्रीस्ट में फाइट शुरू हो जाती है और इनकी फाइट काफी तगड़ी चल रही थी। इसी बीच रिन का भाई चर्च में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता क्योंकि चर्च में तो काफी खतरनाक फाइट चल रही है। तभी रिन तहखाने से बाहर निकलता है। वो देखता है कि फादर और प्रीस्ट ने मिलकर सभी डीमंस को हरा दिया है, लेकिन रिन का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि वो एक डीमन है। फादर से पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ और तुम मेरे पिता नहीं हो। अब ये सुनकर वो रिन के एक चार्ट मारते हैं। रिन कहता है कि आप सब मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। रिन वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी फादर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें बहुत दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि फादर को कोई कोशिश करने की कोशिश कर रहा है और ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है बल्कि ये डीमन किंग शैतान है। वो फादर की बॉडी से कहता है कि मैं हूँ डीमन किंग शैतान और तुम्हारा असली पिता था। बाकी पीरियड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें ब्लू आग से जलाने लगता है और कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वो डीमन वर्ल्ड का गेट चर्च में ही ओपन करने लगता है। वो फादर की बॉडी से शैतान की पावर झेली नहीं जाती और उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ डीमन वर्ल्ड का गेट भी ओपन हो जाता है। अब शैतान रिन को उस गेट के अंदर ले जाकर फेंक देता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उस रेत में धंसने लगता है। लेकिन ये देखकर फादर वापस से होश में आते हैं और चर्च के क्रॉस मार को अपने ही पेट में मार देते हैं ताकि शैतान का कंट्रोल उससे निकल जाए। फादर कहते हैं कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और तुम उसे कभी नहीं ले जा सकते। उसके फादर मरने ही वाले थे। तब रिन अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है कि जब भी उसे कोई बचपन में डीमन बुलाता था, फादर कहते थे कि तुम डीमन नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब हम देखते हैं कि रिन को बचाते हुए उसके फादर मर जाते हैं और ये देखकर रिन काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने डीमन के ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा जाकर डीमन वर्ल्ड के गेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गेट भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसने अपने फादर को खो दिया है, जो सुनकर वो बार बार रोने लगता है। तभी वहाँ पर यूकियो आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन तभी वो फादर को देखता है और ये देखकर वो उनकी
तरफ भागता हुआ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन चर्च को छोड़कर जा रहा था क्योंकि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया। वो सोचता है कि यूकी ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि वो एक डीमन है और फादर कैसे मरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी अपनी फादर की कब्र को देख रहा था। अब हम वापस से रिन को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और वो उसे उड़ाने ही वाली थी, लेकिन रिन अपने आप को बचा लेता है। अबे अंधा है क्या साले, अगर मैं मर जाता तो। रिन ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी कार में से एक अजीब सा बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम मैपिस्टो है और यहाँ पर रिन इसका ही इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है तो चलो फिर। अबे लेकिन कहाँ। मैपिस्टो कहता है कि हम ट्रूकोस अकेडमी जाएंगे और तुम टेंशन मत लो, मैं उस अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, तो मैं तुम्हारा एडमिशन जल्द ही करा दूंगा। वो बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे अपने भाई से दूर नहीं रहना होगा। यूकी उस बंदे को शुक्रिया बोलता है, हमारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया फोर्स। ये सुनकर रिन कहता है लेकिन तुम्हारा नाम तो मैपिस्टो है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग उसे फोर्स कहकर ही बुलाते हैं। तो चलो अब हम लोग मेरी अकेडमी चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर यूकी और रिन से पूछता है कि तुम्हें इतनी बड़ी अकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है तो तुम उसे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ पर रिन सिर्फ उसे घूर ही रहा था। वो सोचता है कि आखिर इसने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी मैपिस्टो बोलता है हम लोग अकेडमी पहुंचने वाले हैं तो वहाँ जाने से पहले अपने कपड़े बदल लो। अब वो कार में ही अपने कपड़े बदल लेते हैं। अब हम असेंबली का सीन देखते हैं और यूकी उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था और उसको एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। और ये सुनकर रिन काफी शौक होता है क्योंकि सारी लड़कियां सिर्फ उसकी तारीफ ही कर रही थी। अब यूकी स्पीच शुरू करता है और ये सब देखकर रिन सोचता है कि ये तो हमेशा रोता रहता था और दूसरों से मार खाता था, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल अलग है। स्पीच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां यूकी को घेर लेती हैं और दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि इतनी बड़ी अकेडमी को देखकर काफी हैरान था और वो काफी अजीब रिएक्शन देने लगता है। इसे देखकर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उनकी सारी बातें वो भी सुन लेता है और ये सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन का स्कूल खत्म हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाई स्कूल कैसे बीतेगा, मुझे तो बस एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनना है। तभी वहाँ पर एक डॉग आता है और उसकी हरकतें देखकर रिन को लगता है कि वो डॉग उसे अपने पीछे बुला रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और बहुत देर तक पीछा करने के बाद वो डॉग उसे एक जगह पर लेकर आता है और अचानक से मैपिस्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर रिन हैरान होता है और सोचता है कि मुझे ये तो पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक जादूगर भी है। रिन पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर वो बताता है कि सिर्फ मैं ही इकलौता एक ऐसा एग्जॉर्सिस्ट हूँ जो कि अपनी बॉडी का शेप और रंग को बदल सकता है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। वो कहता है अब जल्दी तुम्हारा क्राइम स्कूल स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सुनकर रिन पूछता है कि तुम किस स्कूल की बात कर रहे हो। मैपिस्टो बताता है कि सैतन के बेटे ये वो स्कूल है जहाँ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ऐसा बोलकर वो उसे एक की देता है और बोलता है इस चाबी को तुम जहाँ पर भी लगाओगे वो दरवाजा सीधा क्राइम स्कूल में ही खुलेगा और इस चाबी को तुम किसी भी गेट पर लगा सकते हो। अब ये सुनकर रिन चाबी को पास ही के गेट में लगा देता है और वो सच में किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। इसके बाद मैपिस्टो रिन को उसकी क्लास में लेकर जाता है और उससे कहता है तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी को पता ना चले कि तुम डीमन किंग सैतन के बेटे हो, और हाँ अपनी ब्लू फ्लेम को कंट्रोल में रखना। इतना बोलकर वो वापस से डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले सीन में रिन क्लास के अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग थे और वो सब बस रिन को ही घूर रहे थे, जो देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम रिन है और इतना बोलकर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। तभी मैपिस्टो बोलता है कुछ हुआ है क्या। वो उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि यूके ही होता है। और ये देखकर तो वो काफी शौक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए वो बीच क्लास में ही बोलने लगता है तुम एक डीमन स्कूल के ट्रेनर कैसे बन गए, और वो उससे काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन यूके उसे इग्नोर करता है और क्लास को पढ़ाने लगता है। तब मैपिस्टो कहता है असल में तुम्हारा भाई एक एग्जॉर्सिस्ट है और वो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है। वो 1 साल से एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और वो अभी एंटी डीमन फेमिनिस्ट का काम कर रहा है इस हाई स्कूल के अंदर, लेकिन जैसे उसका मिशन एक्टिव हो जाएगा तो वो अपने काम पर चला जाएगा। ये सुनकर रिन हैरान होता है। तभी मैपिस्टो बोलता है इतना ही नहीं, तुम्हारा भाई अकेला एक ऐसा बंदा है जो कि इतनी कम उम्र में एक एग्जॉर्सिस्ट बन पाया है। और यहाँ यूकी सबको पढ़ा रहा था कि कैसे टेम्पर रिचुअल से तुम डीमन को देख पाते हो, और ऐसा करने के लिए या तो तुम्हें डीमन से चोट लगवानी पड़ेगी या फिर डीमन से कुछ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और तब जाकर तुम डीमन को देख पाते हो। अब ये सुनकर रिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यूकी सभी बच्चों को बाहर भेजता है और उनके जाने के बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे बचपन से ही मालूम था कि तुम एक डीमन हो, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इन दोनों की बातचीत के दौरान उसका टेस्ट सब्जेक्ट नीचे गिर जाता है और उसके अंदर डीमन का ब्लड था, इसलिए वहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है। डीमन के समन होते ही यूकी उन्हें मारने लगता है और रिन से बोलता है आखिर मैं तुम्हें डीमंस के बारे में क्यों बताऊं, क्योंकि मेरी
नजरों में तुम खुद एक डीमन हो और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो। मेरी सोच बिल्कुल ठीक निकली, तुम्हारी वजह से ही हमारे फादर मारे गए। वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट थे और डीमन उन पे कभी भी काबू नहीं कर पाता। अगर तुमने उनसे वो वर्ड नहीं कहे होते, तुमने उनसे ऐसी बातें की जिससे उनका दिल टूट गया और फिर डीमन किंग शैतान ने उन पर काबू कर लिया। हमारे डैड सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। अब ये सुनकर रिन को काफी गुस्सा आता है और उसके अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं और वो सीधा यूकियो की ओर जाने लगता है, लेकिन वो असल में उसके पीछे खड़े डीमन पर अटैक कर रहा था। वो बोलता है तुम मेरे भाई हो और मैं तुम पर कभी अटैक नहीं कर सकता, और बात रही फादर की तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं डीमन किंग को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर यूकियो बोलता है मेरा भी यही सपना है। अब वो सभी स्टूडेंट को वापस से क्लास में बुलाता है, लेकिन वो सब काफी शौक होते हैं क्योंकि उनकी क्लास का हाल काफी बुरा हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं इनका स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने रूम में आता है, लेकिन यूकियो भी उसका पीछा कर रहा था, जो देखकर वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि तुम डीमन किंग शैतान के बेटे हो, तो तुम पर किसी न किसी को तो नजर रखनी ही पड़ेगी। अब अगले सीन में हम एक गार्डन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी। उसकी दादी एक गार्डन के बारे में बताती हैं जहाँ पर दुनिया के सारे फूल मौजूद हैं और वहाँ पर परियां भी आती हैं। इस गार्डन का नाम अमाहरा है और ये सुनकर वो लड़की काफी खुश होती है। अब सीन चेंज होता है और हम रिन को देखते हैं जो कि एक मांगा पढ़ रहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, सड़क पर पड़ा खाना खाकर उसका पेट खराब हो गया। वो उस मांगा को पढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी होता है और वो उससे कॉमिक बुक को छीन लेता है। मैंने तुमसे उन्हें पढ़ने के लिए कहा था कि तुमने वो पढ़ा? रिन कहता है हाँ, मैंने उन्हें देखकर वहाँ पर रख दिया है और तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। जिस पर यूकी कहता है तुम तो वैसे ही बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें वो पढ़ने के लिए दिए थे, ना कि रखने के लिए। ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ना कि तुम। यूकी कहता है ठीक है, लेकिन मेरे आने से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में ही एग्जॉर्सिस्ट की स्टडी स्टार्ट होने वाली है और एग्जॉर्सिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। अब यूकी अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगता है। तभी रिन कहता है तुम अपने एग्जॉर्सिस्ट बनने के काम पर जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? यूकी साफ मना कर देता है, लेकिन रिन उसके पीछे पड़ जाता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करता है मुझे वहाँ एग्जॉर्सिस्ट बनने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सुनकर यूकी मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर यूकी रिन से कहता है हमारी इस अकेडमी में सारे ट्रू क्रॉस मेंबर्स हैं, यानी वो लोग जिनके पास हाफ डीमन की पावर्स हैं, और इस चाबी के बारे में तुम मास्टर ने बता ही दिया होगा कि जहाँ पर भी तुम इसे लगाओगे ये तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। यूकी कहता है तुम 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं ऊपर चेक करके आता हूँ, और हाँ यहाँ से हिलना मत। अब यूकी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद रिन इधर उधर भटकने लगता है और तभी वो एक गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की को देखता है जो कि वही सेम ही थी। लेकिन तभी रिन गेट को छू लेता है और उस गेट पर डीमन प्रोटेक्शन लगी हुई थी, इसलिए वो गेट बजने लगता है। लेकिन रिन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्रोटेक्शन टूट जाता है और गेट नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सेमी काफी डर जाती है। वो सोचती है अगर गेट टूटा है तो ये पक्का डीमन होगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से ही भाग रही थी क्योंकि उसके पैरों में कोई दिक्कत थी और उसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं जो कि सेमी की मदर से बात कर रहा था। वो बोलती है सेमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगी। अब हम वापस से रिन को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। सेमी कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डीमन कहा, दरअसल उस वक्त मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। अब ये सुनकर रिन शर्माने लगता है और उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर यूकी और सेमी की मदर आती है। यूकी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ से हिलना मत। सेमी की मोम कहती है कि तुम इस लड़के को जानते हो जिसने हमारा दरवाजा तोड़ा है, जिस पर यूकी कहता है हाँ, दरअसल ये मेरा बड़ा भाई है। यूकी सेमी का पैर देखता है, वो कहता है ये तो बहुत बुरा है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो किसी डीमन का असर है। जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन थोड़ा छोटा है, लेकिन वो यहीं कहीं आसपास है और इसलिए वो उसके पैरों को प्रोसेस कर पा रहा है। वो जरूर किसी प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा ताकि उसे कोई देख न सके। ये सुनकर उसकी मोम बोलती है ये सब तुम्हारी दादी की गार्डन की वजह से हुआ है। सेमी कहती है इसमें दादी की कोई गलती नहीं, वो आगे बोल ही रही थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। उसकी मोम बताती है उसकी दादी की डेथ के बाद वो ऐसी ही हो गई, ना तो वो कुछ काम करती और ना ही स्कूल जाती, वो सारा दिन बस गार्डन में ही बिताती थी। दूसरी तरफ हम सेमी को देखते हैं जो कि एक सपना देख रही थी। उसकी दादी की डेथ के बाद उसे नहीं पता था कि गार्डन को कैसे संभालना है। तभी एक दिन फूल उससे बात करने लगता है मैं इस गार्डन को हरा भरा रखूंगा और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम बस मुझे यहाँ पर रहने देना। गार्डन की वजह से वो हाँ बोल देती है और तभी उसकी आंख खुलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पेड़ों को पानी दे रही थी और तभी वहाँ पर रिन आता है। तुम्हारी मोम को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम कुछ काम नहीं करती हो और ना ही स्कूल जाती हो। ये सुनकर सेमी बोलती है फिर तुम ही बताओ कि मैं आखिर करूँ क्या, अगर मैंने गार्डन को छोड़ दिया तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर रिन कहता है कि तुम्हारी दादी सच में यही चाहती थी कि तुम बस पड़े रहो और कुछ काम न
करो। ये सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही थी, इसलिए वो रोने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर यूकी आता है। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। इससे पहले वो कुछ बोल पाती है, वो डीमन प्लांट आकर उसे पकड़ लेता है, जो देखकर रिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उसने सैमी को अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ था, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। और ये देखकर यूकी बिना कुछ सोचे समझे उस पर बुलेट से अटैक कर देता है और उसके बुलेट लगते ही डीमन उसे छोड़ देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर रिन उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद रिन उससे पूछता है कि तुमने उस पर गोली क्यों चलाई। यूकियो कहता है मैं तो डीमन को डराने के लिए वो गोली चलाई थी, और वैसे भी ये कोई असली बुलेट नहीं है, ये तो बस विटामिन की गोलियां हैं। अगले सीन में हम सैमी को देखते हैं, जो कि किसी से डरकर भाग रही थी और उसके पीछे ज़ोंबी पड़े थे। लेकिन तभी वहाँ पर रिन आता है और उन सभी ज़ोंबी को मार देता है, जिसके लिए सैमी उसे शुक्रिया बोलती है। और तभी वहाँ पर अचानक से कुछ लड़की आती हैं और उसकी तारीफ करने लगती है, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये तो बस एक सपना था और रिन क्लास में ही सो रहा था और उसे उसके टीचर ने उठाया था। तभी हम रिन के पीछे एक लड़के को देखते हैं, जो कि उससे बहुत चिढ़ा हुआ था। यहाँ से निकल जाओ। उसे देखकर रिन सोचता है ये बंदा पहले ही दिन से मुझे घूर रहा है। लेकिन उसका स्टाइल देखकर रिन इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा तो हमारी बाहर लड़ाई हो सकती है। मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहिए। वो अपने ख्यालों में ही खो जाता है। तभी टीचर उसे फिर से सुनाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रहे थे और रिन अभी तक सो ही रहा था। लेकिन तभी टीचर ग्रीमोई के बारे में पढ़ाने लगते हैं, जिससे इजिली डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और उसमें बहुत सारे मेथड है जिनका यूज करके तुम डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब अगली क्लास में यूकी आता है, जो कि सभी का टेस्ट का रिजल्ट लेकर आया था। लेकिन यहाँ रिन सेमी से पूछता है आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो, जिस पर सेमी कहती है मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन जब यूकी उसे टेस्ट पेपर देता है तो उसके नंबर थोड़े कम थे, जो देखकर रिन हंसने लगता है। और तभी यूकी रिन को उसका टेस्ट पेपर देता है और उसके सिर्फ 2 ही नंबर आए थे। और ये देखकर सुगुरु कहता है ये तो कितने बेकार मार्क्स है, इतने कम मार्क्स तो पूरी क्लास में किसी के भी नहीं आए होंगे। अब हम देखते हैं सुगुरु के तो 98 मार्क्स आए थे। और ये देखकर रिन कहता है आखिर इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए। सुगुरु बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ एग्जॉर्सिस्ट का एग्जाम देकर आया हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। और मैं एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ। और यहाँ बैठे हर इंसान ने बहुत हार्डवर्क किया है, क्योंकि वो सभी एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगते, तुम एग्जॉर्सिस्ट बनने का काम छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। रिन कहता है आखिर तुम होते कौन हो, मुझे ये सब कहने वाले, मैं यहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए आया हूँ। अब इन दोनों में ऐसी बहस होने लगती है और सभी स्टूडेंट इन्हें अलग करने लगते हैं। तभी बेल बजती है और उनकी क्लास खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में ये तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर यूकी कहता है सुगुरु भी मेरी तरह ही स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर आया है और वो क्योटो में किसी फेमस टेम्पल से आया है और उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए उसके इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं। यूकी सैमी से बोलते हैं तुम तो काफी बदल चुकी हो, पहले तो तुम बस घर में ही पढ़ी रहती थी और अब तो तुम क्रैम स्कूल भी आती हो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। जिसके बाद यूकी अगली क्लास के लिए यहाँ से चला जाता है। रिन सेमी से पूछता है तुम क्रैम स्कूल को छोड़कर कौन से रेगुलर स्कूल जाती हो। मुझे नहीं पता, मैं तो बस क्रैम स्कूल ही आती हूँ। रिन पूछता है फिर तुम्हारे हाई स्कूल का क्या। वो कहती है मुझे लोगों के सामने थोड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं मिडिल क्लास स्कूल भी नहीं गई और मुझे क्रैम स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे एग्जॉर्सिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्कूल बढ़िया है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी वहाँ पर सुगुरु आता है और बोलता है देखो इन प्यार के पंछियों को। वो रिन से पूछता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर रिन मना कर देता है। तो क्या ये तुम्हारी दोस्त है। रिन कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त भी नहीं है। और ये सुनकर सैमी उदास हो जाती है। अब सुगुरु और उसके दोस्त उन पर हंसने लगते हैं और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जो देखकर उनके दोस्त बोलते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब अगले सीन में वो दोनों फिजिकल क्लास में फ्रॉग डीमन से बचकर भाग रहे थे, जहाँ पर उनके दोस्त बोलते हैं सुगुरु एक चैंपियन है, लेकिन रिन उससे ज्यादा तेज भाग रहा है। और ये बात सुगुरु को अच्छी नहीं लगती और वो उसके एक लात मार देता है, जिससे रिन दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी सुगुरु के पीछे वो फ्रॉग आता है और उसके टीचर फ्रॉग को खींचकर पीछे कर देते हैं। सुगुरु कहता है मैं तुमसे हारने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। और अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर सुगुरु से बोलते हैं तुम हमारी एकेडमी के सबसे अच्छे बच्चे हो, सारे टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं और अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम अपने आप को मुसीबत में डाल लोगे। सुगुरु कहता है आप मुझे ही क्यों डांट रहे हैं, रिन को भी डांटिए ना। टीचर बोलते हैं रिन थोड़ा अलग है, वो कुछ स्पेशल है, डायरेक्टर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। दूसरी तरफ सुगुरु को दोस्त रिन को बताते हैं कि उसका सिर्फ एक ही गोल है, वो डीमन किंग शैतान को मारना चाहता है। और ये सुनकर रिन बोलता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। उसके दोस्त बोलते हैं वो ब्लू नाइट को रीबिल्ड करना चाहता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। रिन पूछता है ये ब्लू नाइट क्या है। तब वो बताते हैं मेरे फादर ने मुझे बताया था ब्लू नाइट के दिन काफी सारे बड़े एग्जॉर्सिस्ट एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी अचानक से उनके अंदर से ब्लू फ्लेम निकलने लगी और सभी लोग मारे गए। लेकिन वहाँ सिर्फ मेरे फादर ही बच गए और उस दिन से लोग उन्हें श्रापित टेम्पल कहने लगे। और हम तीनों उसी टेम्पल से बिलोंग करते हैं और हम सभी उस टेम्पल को रीबिल्ड करना चाहते हैं। और इसलिए सुगुरु
सुगुरु एग्जॉस्टेड बनने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ सैमी भी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से गिर जाती है, जिसके बाद टीचर उसे डांटने लगते हैं। तभी टीचर के पास एक कॉल आती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाते ही सुगुरु रिन को सुनाने लगता है। वो कहता है तुम बस एक अमीर लड़के हो जो सिर्फ यहाँ मजे करने के लिए आया है। रिन बोलते हैं मैं एग्जॉस्टेड बनने के लिए बहुत सीरियस हूँ। सुगुरु बोलते हैं अगर तुम सच में एग्जॉस्टेड बनने के लिए सीरियस हो तो मुझे ये प्रूव करो कि तुम उसके लिए सीरियस हो। उस डीमन फिरोग को छूकर यहाँ वापस आ जाओ, वो भी बिना किसी अटैक के। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एकदम सीरियस हो, और मैं भी ये ट्राई करूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मैं भी एकदम सीरियस हूँ। ये सुनकर रिन कहता है अबे पागल है क्या, मुझे जाकर नहीं मरना, मेरा गोल भी तुम्हारी तरह है, इसलिए मैं तुमसे पहले नहीं मर सकता। ये सुनकर सुगुरु कहता है तुम बस बहाने दे रहे हो क्योंकि तुम्हें इससे डर लग रहा है। वो सोचता है ये भी बाकियों की तरह ही है। जिसके बाद हमें सुगुरु के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुगुरु स्कूल जा रहा था और उसे देखकर लोग बोलने लगते हैं ये तो उसी कर्स टेम्पल का बच्चा है। तभी वो अपने डैड को देखता है जो कि किसी के घर के सामने खड़े हुए थे, और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक आवाज आती है ये तो उसी कर्स टेम्पल से है, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। ये सुनकर सुगुरु को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके फादर बोलते हैं सुगुरु तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ खुद भी जी सकते हो। और ये सब सुनकर वो डिसाइड करता है कि ये सब उस डीमन किंग की वजह से हुआ है, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। और इनसे कहता है पहले मैं ये करके आता हूँ और तुम मुझे बस देखना है। ऐसा बोलकर वो डीमन फिरोग के पास जाता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है मैं उस शैतान को मार कर ही रहूंगा। और ये सुनकर उसकी क्लास की लड़कियां हंसने लगती है। तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रिन कूदकर उसके सामने आता है और वो फिरोग उसे खाने ही वाला था। लेकिन तभी वो फिरोग उसकी आंखों को देखता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि उस फिरोग को भी पता है कि ये डीमन किंग का बेटा है। रिन बोलता है तुम एकदम बेवकूफ हो और तुम कुछ भी कर लो, लेकिन डीमन किंग को तो मैं ही मारूंगा। ये सुनकर सुगुरु बोलता है तुम मेरे गोल को कॉपी मत करो, उसे तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। और इसी बात पे इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी हम यूकियो को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था। वो कहता है सब हमारे कंट्रोल में है, उसने कुछ नहीं किया। अब हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेपिस्टो को देखते हैं जो कि किसी का वेट कर रहा था। और तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आता है। मेपिस्टो बोलता है अब बताओ गहना में सब कैसा चल रहा है। वो कहता है वहाँ पर सब पहले जैसा ही है, वहाँ सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही वो एशिया पर अटैक करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वो कहता है वैसे आप वहाँ पर कब वापस आएंगे। वो कहता है मैं अभी एक बड़े मिशन पर हूँ। और जब उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाता है तो वो बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि गेम तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। दूसरी तरफ हम सुगुरु को देखते हैं जो कि रिन को शुक्रिया बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। अब अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो जल्दी से खाना खाकर स्कूल निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग कैंटीन की तरफ भागकर जाते हैं। तभी रिन भागकर एक ब्रेड उठाता है जो कि लास्ट बचा था, और उस ब्रेड को सुगुरु भी उठा लेता है। और उसी बात पर उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है कि मैंने उसे पहले उठाया, नहीं मैंने इसे पहले पकड़ा। तभी सुगुरु का दोस्त बोलता है तुम बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। सुगुरु कहता है कोने कोमरू तुम अपना मुंह बंद रखो। अब ये सुनकर रिन उससे कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारा नाम कोने कामरू है, ये तो काफी अच्छा नाम है। तभी हम यूकियो को देखते हैं जो कि वहाँ काफी लेट पहुंचा था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़की आती है और जबरदस्ती उसे अपना लंच देने लगती है। लेकिन तभी यूकियो बोलता है मेरा भाई मेरे लिए खाना लाया है। और ये बहाना मारकर वो रिन को बड़े कैंटीन में लेकर आता है जहाँ पर काफी सारा खाना रखा था। और ये देखकर रिन हैरान होता है। यूकियो कहता है ये तो हो गए क्योंकि ये ट्रू क्रोस अकेडमी का एक अमीर बच्चों का स्कूल है। रिन खाने के प्राइस को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई था, और ये देखकर वो शौक होता है। यूकियो बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि ये अमीर बच्चे का स्कूल है। अब ये सुनकर रिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, लेकिन यूकियो उसे रोक लेता है। अब अगले सीन में रिन और यूकियो मेपिस्टो के पास जाते हैं ताकि वो खाने का प्राइस थोड़ा कम करा सके। मेपिस्टो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्लास खाना प्रोवाइड किया जाता है और उसे बनाने के लिए हमने हाई क्लास शेफ को हायर किया है। वो बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी बेल बजती है और उनका कप नूडल तैयार हो जाता है, जिसके बाद मेपिस्टो से खाने लगता है। और ये देखकर यूकियो सोचता है ये खुद भी तो फर्स्ट क्लास नूडल ही खा रहे हैं। तभी रिन बोलता है कम से कम खाना खरीदने के लिए हमें थोड़े पैसे तो दीजिए। अब ये सुनकर मेपिस्टो कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम शैतान के बेटे हो, तो तुम्हें खरीदने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसा बोलकर वो उन्हें 2000 येन देता है। ये पैसे तुम दोनों के एक महीने की पॉकेट मनी है। और ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और रिन तो काफी गुस्से में स्वॉर्ड निकालने लगता है। अबे पागल हो गया है क्या साले, एक महीने के लिए इतने कम पैसे। अब यूकियो उसे वापस से पकड़ने लगता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। रिन पूछता है कि तुम इस पॉकेट मनी से खुश हो। वैसे मैं एग्जॉस्टेड की जॉब करता हूँ तो मुझे वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अब ये सुनकर वो दोबारा गुस्सा होता है कि मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। यूकियो कहता है वैसे तुम खुद भी तो खाना बना सकते हो। जिसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं जहाँ पर यूकियो कहता है मैं सारी सब्जियां खरीद दूंगा और बदले में तुम खाना बना देना। और ये सुनकर रिन भी मान जाता है। यूकियो मन में सोचता है अगली बार जब वो लड़कियां मुझे खाना ऑफर करेंगी तो मेरे पास एक बहाना होगा कि मेरे भाई ने मेरे लिए खाना बनाया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं यूकियो डिनर बना रहा था। यूकियो कहता है तुम इसे दिन में क्यों नहीं बना लेते, अभी तो रात हो रही है। रिन कहता है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए मैं खाना बनाकर रख दूंगा ताकि हम सुबह उसे ले जा सकें। अब उसे खाना बनाते हुए बहुत रात हो जाती है और वो खाने को फ्रिज में रख देता है।
और वहाँ से चला जाता है। तभी हम दो चमकती आंखों को देखते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी सुबह उठकर मुंह धो रहा था। तभी रिन उड़कर उसके लात मारता है। यूकी कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मुझे मारा क्यों? अपना मुंह बंद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी भूख लगी थी, लेकिन तुमने ये खाना अकेले ही क्यों खा लिया? ये खाना हम दोनों के लिए था। यूकी कहता है लेकिन मैंने ये नहीं खाया और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर ये किसने किया? तुमने कहा था कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। तभी उन्हें याद आता है कि वो तो यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो फिर सुबह उनके लिए खाना कौन बना देता है, जबकि वो उसे बनाते भी नहीं है। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो मैपिस्टो खाना बना रहा था और ये देखकर वो दोनों काफी शौक होते हैं। मैपिस्टो कहता है मैं बस यहाँ टेम्परेरी तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और जो तुम्हारे लिए रोज खाना बनाएगा उसका नाम है उकुबाग। ये नाम सुनकर यूकी बोलता है इसके बारे में मैं जानता हूँ, ये एक स्पिरिट है जो कि लोगों के लिए खाना बनाती है और वो किचन के अंदर रहती है और जब आसपास कोई नहीं होता तो वो खाना बनाकर वापस चली जाती है। मैपिस्टो कहता है तुमने सही कहा, लेकिन उसने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि कल रात रिन ने खाना बनाया था और इसलिए उसे गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। और अगर वो वापस नहीं आई तो मैं ही तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाऊंगा। जिसके बाद वो उन्हें एक सूप बनाकर दे देता है जो कि देखने में बहुत अजीब लग रहा था। रिन जैसे ही उस सूप को पीता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब अगले सीन में रिन किचन की सफाई कर रहा था। वो स्पीड से बोलता है अब तुम यहाँ पर खाना बना सकती हो। तो वो स्पीड रिन पर सामान फेंक कर मारने लगती है और ये देखकर रिन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो जिससे खाना बनाना आता है, मैं भी खाना बना सकता हूँ। तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और उसके सामने वही स्पीड आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी बारिश से बचकर भाग रहा था। वो देखता है कि बिल्डिंग के अंदर से बहुत धुआं निकल रहा है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि रिन और स्पीड दोनों ही बेहोश पड़े हैं। वो मैपिस्टो से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर मैपिस्टो कहता है इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया और बहुत सारा खाना बनाया, वो भी काफी अच्छा, लेकिन इन दोनों ने अपनी लिमिट पार कर दी और ये दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद रिन कहता है अब हम एक साथ खाना बनाते हैं, जिस पर स्पीड भी हाँ बोल देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं यूकी अपना लंच कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आती है। ये खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। यूकी कहता है नहीं, इसे मेरे भाई ने बनाया है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और ये सारी बातें रिन भी छुपकर सुन रहा था। यूकी कहता है तुम सही कर रहे हो, ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो ताकि मैं लड़कियों में फेमस हो जाऊं। लेकिन वो लड़कियां बोलती हैं क्या वो है तुम्हारा भाई? ये तो काफी बेकार है, यकीन नहीं होता कि वो इतना अच्छा खाना बना सकता है। अब ये सुनकर रिन तो काफी उदास हो जाता है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। अब अगले सीन में हम सैमी को देखते हैं जो कि यूकी का ऑर्डर लेकर आई थी और ये सब वो लड़कियां भी छुपकर देख रही थी। अब हमें हॉस्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैमी उस स्पीड को देख रही थी। यूकी बताता है ये यहाँ पर हेड शेफ का काम करती है और ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। जिसके बाद यूकी की का यूज करके उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि हॉस्टल के अंदर घुस जाती है। वो सोचती है कि ये खाना उस लड़की ने बनाया है और शायद वो यूकी की गर्लफ्रेंड है और यही सोचकर वो खाने को डस्टबिन में फेंक देती है। और तभी वहाँ पर वही स्पीड आती है जो कि बहुत गुस्से में थी और उसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उनकी शोर की आवाज सुनकर यूकी और रिन भी उठ जाते हैं। वो देखते हैं स्पीड बहुत बड़ी हो गई है और उसने डस्टबिन में लड़की को फेंक दिया है और वो बर्तन में डालकर उन्हें पकाने लगती है। रिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो हाथ मारकर उसे पीछे फेंक देती है। लेकिन तभी रिन बोलता है उस दिन को याद करो, तुमने क्या कहा था कि अगर किसी को तुम्हारा खाना अच्छा लगे तो वही तुम्हारे लिए काफी है। ये सुनकर स्पीड वहीं पर रुक जाती है और उन्हें छोड़ देती है। अगले सीन में हम सैमी को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो सोचती है क्या मैं कुछ नए दोस्त बना पाऊंगी। और तभी उसे रिन की वो बात याद आती है जब रिन ने मना किया था कि वो उसकी दोस्त नहीं है और यही सोचकर वो रोने लगती है। तभी वो कहती है ये रोने का वक्त नहीं है, मैं दोस्त बनाकर ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो क्राइम स्कूल में चली जाती है जहाँ पर उसे कामिकी और पाको मिलते हैं। उन्हें देखकर वो उनसे बात करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाती है। जो देखकर पाको कहती है जरा ध्यान से चलो, लेकिन यहाँ कामिकी उसे कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे जहाँ पर यूकी सभी को बताता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बस 6 वीक ही रह गए हैं, लेकिन छुट्टियों से पहले तुम्हें एक्सवायर एग्जाम देना होगा जिससे तुम्हारी कॉमेडी स्किल को देखा जाएगा और इसकी ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी जो कि 1 वीक तक चलती रहेगी। और इसी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकी सभी को फॉर्म देता है जिसमें उन्हें अपना टाइटल चुनना है। अब हमारे रिन को तो कुछ पता ही नहीं होता। वो सुगरू से पूछता है भाई ये मास्टर क्लास क्या होती है? सुगरू भड़क जाता है तुम एग्जॉस्टेड बनना चाहते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता। कोने कामरू बोलता है कि मास्टर का एक क्वालिफिकेशन है जो कि एग्जॉस्टेड बनने के लिए जरूरी है और तुम्हारी स्किल के हिसाब से तुम्हें एक टाइटल मिलता है। और उसमें 5 तरह के अलग अलग मास्टर टाइटल होते हैं जिसमें पहला है नाइट, ड्रैगन, डॉक्टर, आर्या और लास्ट में है टेमर जो कि डीमंस को कंट्रोल करते हैं। सब अपने अपना टाइटल डिस्कस कर रहे थे। रिन सोचता है कि वो भी आर्या या फिर ड्रैगन बनेगा, लेकिन सुगरू कहता है कि तुम बेवकूफ हो, वो दोनों तो गन का यूज करते हैं, सिर्फ नाइट ही है जो कि तलवार का यूज करते हैं। तलवार का नाम सुनते ही रिन समझ जाता है कि उसे कौन सा टाइटल चुनना है। वो डिसाइड करता है कि वो एक नाइट बनेगा। अगली क्लास में हम देखते हैं टीचर सभी को डीमन समन करना सिखा रहे थे। टीचर अपने खून की
एक बूंद को पेपर पर बने मैजिक सर्कल पर गिराते हैं और एक ज़ॉम्बी डीमन समन हो जाता है और सारे स्टूडेंट भी ऐसा करके डीमन को समन कर सकते हैं। अब बारी थी स्टूडेंट्स की, वो उन्हें एक पेपर देते हैं जिस पर वही मैजिक सर्कल बना हुआ था। सबसे पहले कामिकी अपना खून गिराती है और ऐसा करते ही तो डीमन फोक समन हो जाती है और ये देखकर सैमी भी ट्राई करती है और एक बहुत ही क्यूट सा छोटा डीमन प्लांट समन हो जाता है। टीचर कहते हैं इस क्लास में हमें 2 टीमर मिल चुके हैं, लेकिन साथ ही वो एक चेतावनी भी देते हैं, अगर डीमन को कंट्रोल करते वक्त तुम्हारा दिल कमजोर पड़ा या तुम डरे तो तुम्हारा ही डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और तुम पर ही जानलेवा हमला कर देगा। क्लास खत्म होने के बाद सैमी अपने उस प्लान का नाम नी रखती है और फिर वो भागकर कामिकी और पाको के पास जाती है और बार बार उन्हें रोकती है। कामिकी चिल्लाकर पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सैमी उदास होकर बोलती है मैं तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर कामिकी बोलती है ठीक है फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये सुनकर सैमी खुश होती है, लेकिन तभी कामिकी अपना बैग उसे दे देती है और उसे बोलती है दोस्तों एक दूसरे का काम करते ही है ना। असल में कामिकी ने उसे अपने दोस्त नहीं बल्कि एक नौकर बनाया था। रिन दूर से ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि सैमी बैग उठाकर इतनी खुश क्यों हो रही है। इसके बाद से कामिकी उससे अपना काम करवाती और सैमी खुशी खुशी उसे कर भी रही थी। अब ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाता है और रिन और यूकी अपने पुराने हॉस्टल के बाहर सबका इंतजार कर रहे थे। रिन यूकी से चिढ़कर पूछता है आखिर तुमने ये कैंप हमारे हॉस्टल में क्यों रखा था। ये पूरी क्लास वहाँ पर पहुंच जाती है और उस पुरानी बिल्डिंग को देखकर वो कहते हैं ये सब क्या है। और तभी कामिकी अपना बैग सैमी को पकड़ा देती है। कुछ देर बाद जब बच्चे अपना पेपर खत्म कर लेते हैं और कामिकी और पाकू नहाने के लिए जाती है तो सैमी भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन कामिकी उसे रोक लेती है और बोलती है कि मेरे लिए मिल्क फ्रूट लेकर आओ और सैमी ना चाहकर भी उसकी बात मान लेती है। तभी रिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन सैमी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। पर रिन उसका हाथ पकड़ता है तुम उनकी नौकर बनना बंद करो, लेकिन सैमी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कामिकी उसकी जिंदगी की पहली दोस्त है, वो बाकी लड़कियों की तरह स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल बनना चाहती है। सैमी रिन से कहती है तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त भी हैं, तो तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझोगे। ऐसा बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और रिन भी भागते हुए उसके पीछे जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ पाकू कामिकी से पूछती है कि वो सैमी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। कामिकी कहती है सैमी मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो बस मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम हो। तभी हमें उनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिकी अकेले ही जा रही थी, पर सभी लड़कियां उसकी बुराई करती हैं और वहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता क्योंकि वो बचपन में ही डीमन को देख सकती थी। लेकिन तब पाकू ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और वो दोनों पक्की दोस्त बन गई। तभी पाकू कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी बच्चों की तरह स्मार्ट और ताकतवर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं क्रैम स्कूल के लायक हूँ। अब ये सुनकर कामिकी शौक हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती है अचानक छत से खून की एक बूंद गिरती है और एक खतरनाक डीमन सीधा पाकू पर जानलेवा अटैक कर देता है और उन दोनों की चीखे की आवाज सैमी और रिन भी सुन लेते हैं और वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाते हैं। अंदर पाकू बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तभी कामिकी वहाँ अपने दोनों डीमन फोक्स को समन करती है, पर क्योंकि पाकू खून में लथपथ थी और ये देखकर कामिकी घबरा जाती है, जिस वजह से वो डीमन पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो डीमन उस पर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रिन आता है और एक जोरदार लात मारकर दोनों फोर्स को दूर फेंक देता है। उस पेपर को फाड़ दो कामिकी। और जैसे ही वो उसे फाड़ती है तो वो दोनों डीमन फोर्स गायब हो जाते हैं। अब रिन के सामने वो असली डीमन खड़ा था, लेकिन रिन अपनी तलवार बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि कामिकी वहीं पर खड़ी थी और वो नहीं चाहता कि किसी को उसकी असलियत पता चले। तभी सैमी भी वहाँ पर पहुंच जाती है और पाकू की हालत देखकर उसकी तरफ भागने लगती है। सैमी का डीमन प्लांट एक जड़ी बूटी निकालता है जिसे सैमी पाकू के घावों पर लगा देती है। इधर वो डीमन रिन पर हमला कर रहा था, लेकिन वो उसे बार बार यंग मास्टर बुला रहा था और हमला करते हुए उसे माफी भी मांग रहा था क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में था। अब रिन उसे मारने के लिए स्वॉर्ड निकालने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आता है और बुलेट चाहकर उस डीमन को भगा देता है। सैमी रिन को बताती है कि पाको ठीक है, उसने उसका इलाज कर दिया है। तब रिन कामिकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। और यहाँ कामिकी तो रो रही थी, मुझे खुद से नफरत है, मैं अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई, और वो बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डीमन किसी और का नहीं बल्कि उनके टीचर का ही था। अब अगले दिन हम रिन को देखते हैं जो कि ब्रश कर रहा था, लेकिन तभी कामिकी उसके पास आती है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना कि मैं कल रो रही थी। रिन कहता है ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कामिकी रिन को उसकी टी शर्ट वापस करती है और वो भी धोकर। ये लोग बात कर ही रहे थे, पर तभी यहाँ पर यूकी आता है और आकर पाकू को दवा देता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है। रिन उससे पूछता है कि तुमने पता किया कि वो डीमन कहाँ से आया था। अभी तो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पाको बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्रैम स्कूल को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। अब अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि टेरेस पर लेटा हुआ था और इस डीमन के बारे में ही सोच रहा था। उसने कहा था कि वो किसी के कंट्रोल में है, मुझे माफ कर देना। आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा था, उसने मेरे क्लासमेट पर अटैक क्यों किया। तभी यहाँ पर अचानक से सैमी आ जाती है और रिन जैसे ही उठता है उनके सर आपस में लग जाते हैं। लेकिन चलो अच्छा है, सिर्फ सर ही लगे हैं, चुम्मा तो नहीं लिया ना। अगले सीन में इन लोगों की क्लास चल रही थी, लेकिन कामिकी अपनी ख्यालों में खोई हुई थी। तभी टीचर उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन कामिकी उसका जवाब नहीं दे पाती। तब वो सुगुरु से पूछते हैं और यहाँ सुगुरु हर क्वेश्चन का सही जवाब दे रहा था और ये देखकर रिन और सैमी के होश ही उड़ जाते हैं। क्लास खत्म होने पर सभी लोग सुगुरु की तारीफ करते हैं। तभी कामिकी बोलती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं किसी ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगता जो कि 4 लाइन भी याद नहीं कर
कर पाता। ये सुनकर वो गुस्से में बोलती है, तुम एक आर्या बनना चाहती हो ना, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट तो टेमर ही करेंगे और मैं एक टेमर बनने वाली हूँ और आर्या टेमर पर बोझ होते हैं। और ये सुनकर सुगुरु प्यार से कहता है, अबे नल्ली एक रैपट में हकती फिरेगी। कामिकी कहती है, मुझे तुम्हारे होल पर हंसी आती है, मतलब तुम्हारे गोल पर हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि तुम डीमन किंग को मार पाओगे। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम ही बताओ कि तुम एग्जॉर्सिस्ट क्यों बनना चाहती हो। अब ये सुनकर उसे कुछ याद आता है और वो बोलती है, मुझे नहीं पता और मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि बार बार शो ऑफ करता है। ये सुनकर सुगुरु को गुस्सा आता है और वो उसका गिरवान पकड़ता है, लेकिन तभी रिन उन्हें रोकने के लिए खड़ा होता है और कामिकी रैप्टा मार देती है और वो चांटा सीधा जाकर रिन को लगता है, अबे पागल है क्या। और तभी यहाँ पर यूकियो आता है और अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग हॉस्टल के अंदर थे और उनके ऊपर डीमन स्टोर रखा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा भारी था। साले ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुम क्लास में क्यों लड़ रहे थे। यूकियो कहता है, इसे कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगली बार तुम आपस में लड़े तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। ये कैंप इसलिए रखा गया था ताकि तुम सब एक साथ मिलकर लड़ना सीखो, ना कि एक दूसरे से। लेकिन मुझे सुगुरु जैसा टीममेट नहीं चाहिए। पर यूकियो बोलते हैं, सबको एक दूसरे की जरूरत है और एग्जॉर्सिस्ट अकेले नहीं लड़ते। तुम सब एक बात अपने खोपड़े में अच्छे से बिठा लो, सभी की एबिलिटी एक दूसरे के काम आती है और एक दूसरे की वीकनेस को छुपाती है। और अगर आज तुम साथ में लड़ना नहीं सीखे तो जिस दिन तुम्हारी असली बैटल होगी तो तुम उसी दिन सब लोग मारे जाओगे। और कल जिस डीमन ने हम पर अटैक किया था, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ और दोबारा ऐसा अटैक ना हो, इसलिए मैंने सभी खिड़कियां और डोर लॉक कर दिए हैं और मैं 3 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम लोग यहीं पर रहोगे। और अब इसके जाते ही दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। अबे सालो चुप हो जाओ। लेकिन ये दोनों लड़ते रहते हैं, पर तभी अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है और वो पत्थर उनके ऊपर से हट जाता है। वो लोग देखते हैं कि सिर्फ इनकी ही बिल्डिंग की लाइट गई है, बाकी सब जगह पर लाइट आ रही है। और तभी वहाँ पर वही डीमन आता है जिसे देखकर सबकी फट जाती है। सैमी सोचती है, मुझे सबको बचाना होगा। वो अपने डीमन प्लांट को बुलाती है और उससे मदद करने के लिए बोलती है और ऐसा बोलते ही वो प्लांट एक अटैक करता है जिससे वो डीमन बैरियर में कैद हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और सैमी की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी वो डीमन हिलने लगता है और रिन के पास आने लगता है। रिन यूकी को कॉल करता है लेकिन यूकी कॉल नहीं उठाता। तब रिन बोलता है, मैं वहाँ अंदर जा रहा हूँ उस डीमन से लड़ने के लिए और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो तुम सब यहाँ से भाग जाना। ऐसा बोलकर रिन अंदर चला जाता है। वो देखता है डीमन सभी जड़ों को काट रहा है। वो डीमन रिन का पीछा करता है। सीबा सैमी से कहता है, तुम जल्दी से बैरियर हटा दो, अब हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन सुगुरु बोलते हैं, रुक जाओ, मैंने कुछ सुना। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और डीमन आता है और वो डीमन सभी जड़ों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ रहा था। पर तभी सुगुरु बोलता है, लगता है मुझे ही इससे फाइट करनी पड़ेगी, मैंने सब पढ़ा है, मुझे 20 के 20 चैप्टर याद हैं। कोने कामोरी बोलते हैं, वो 21 चैप्टर हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पर कामिकी बोलती है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुगुरु कहता है, सैमी हमारी मदद कर रही है, वो हमें बचाना चाहती है और तुम उसे यहाँ पर अकेला छोड़ दोगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी सीपे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम सब पागल हो गए हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुगुरु कहता है, वैसे तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी, लेकिन अब तुम्हारी रेड निकल गई, तुम बस अपने आप को बचाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ रिन भागते हुए इलेक्ट्रिसिटी रूम में पहुंच जाता है और चेक करता है कि लाइट क्यों नहीं आ रही। पर वो डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। और अब जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी रिन अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ये देखते ही वो डीमन रिन से दूर हो जाता है। और तभी यहाँ पर उसके टीचर आते हैं। मुझे लगा ही था शैतान की ब्लू फ्लेम यही है, तो तुम ही हो डीमन किंग शैतान के बेटे। दूसरी तरफ सैमी बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही डीमन का बैरियर हट जाता है। और यहाँ रिन बोलता है, तो तुम वही हो जिसने हम पर कल अटैक किया था। टीचर हंसते हुए डीमन से अटैक करवाते हैं, लेकिन रिन एक ही अटैक में डीमन को खत्म कर देता है। पर उसका टीचर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कामिकी सैमी को संभालती है। सैमी बोलती है, कामिकी तुम्हें क्या हुआ, आज तुम कुछ अलग बर्ताव कर रही हो। और ये सुनकर उसे रियलाइज होता है और वो अपने डीमन फोर्स को समन करती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ डीमन से बात करती है। इसके बाद वो फोर्स डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन उस डीमन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो डीमन सुगुरु को उठा लेता है। और यहाँ सुगुरु कुछ स्पेल पढ़ रहा था। अब जैसे ही डीमन उसे खाने वाला था, उसका स्पेल कंप्लीट हो जाता है और वो डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और तभी यहाँ पर रिन भागते हुए आता है, पर वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है। और यहाँ पर सभी लोग रिन को देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर इस डीमन का क्या हुआ, मैंने उसे हरा दिया। तभी सुगुरु रिन को एक मुक्का मारता है, क्या तुम पागल हो, यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और दूसरी तरफ कामिकी सैमी से कहती है, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर सैमी बहुत खुश होती है। और तभी यहाँ पर यूकियो आता है। रिन देखता है कि यूकियो के साथ तो वही टीचर है जिसने उन पर अटैक किया था।